तो नमस्कार, मैं हूं तरुण गिरी गोस्वामी और आज फिर से हाजिर हूं एक रहस्यमयी और सत्य घटना पर आधारित कहानी को लेकर। जब उस लड़की ने आत्महत्या की थी, उसकी उम्र 15 वर्ष के आसपास थी। वह नाबालिग थी। उसका वास्तविक नाम हम यहाँ नहीं बता सकते, लेकिन अपनी सहूलियत के लिए हम उसे एक नया नाम दे सकते हैं। इसलिए हम उसे पूरी कहानी में रोशनी के नाम से संबोधित करेंगे। साल 2017-18 में रोशनी ने 10वीं की परीक्षा पास की थी, वो भी अच्छे नंबरों से। वह एक तथाकथित नीची कही जाने वाली जाति से आती थी, जहां पर लड़कियों के लिए आगे की पढ़ाई करना लग्जरी था। वहीं उसके साथ की अन्य लड़कियां शादी विवाह के चक्करों में उलझ चुकी थीं। तो उधर रोशनी आगे पढ़ना चाहती थी। रोशनी के माता पिता बड़े भोले थे। वे मेहनत और मजदूरी करके अपना पेट पालते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के सपनों को आकाश देने की ठान ली थी। उन्होंने किसी की परवाह ना करते हुए रोशनी का एडमिशन एक इंटर कॉलेज में करवा दिया। रोशनी बहुत ज़्यादा खुश हुई। वह दिखने में सुंदर थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसलिए उसकी जाति बिरादरी की लड़कियां उसे रोल मॉडल की तरह देखा करती थीं। अपनी मोहल्ले में रोशनी दीदी के नाम से जानी जाती थी। जब वह इंटर कॉलेज में पढ़ने जाती है तो उसके सामने एक नया आकाश खुल जाता है। वहाँ पर तरह तरह की लड़कियाँ, तरह तरह के लड़के इकट्ठे हो रहे थे और रोशनी भी अपने सपनों को एक नया आकार देने के लिए इंटर कॉलेज में पढ़ने लगी। चूँकि वह पढ़ने में अच्छी थी, दिखने में अच्छी थी, तो जाहिर है कि उसके आसपास लड़के भी मंडराने लगे होंगे। उन्हीं में एक लड़का रोशनी को पसंद आ जाता है। चूँकि वह नीची जाति से आती थी, जिससे वह प्रेम करती थी, वह ऊंची कही जाने वाली जाति से आता था। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर प्रेम के दरमियान इन सब बातों की परवाह कौन करता है। हालांकि समाज की नज़र यहाँ पर रहती है कि प्रेम करने वाले दिलों में जाति बिरादरी का कोई भी झंझट नहीं पनपता। रोशनी और उस लड़के का प्रेम परवान चढ़ने लगता है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। उन दोनों को पता था कि वे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कोई कह नहीं रहा था। प्रेम मौन में अपनी भाषा तलाश कर लेता है। वह आंखों ही आंखों से एक दूसरे को समझ चुके थे। हालांकि धीरे धीरे वह वक्त आ जाता है जब मौन ने, खामोशी ने शब्दों का आकार ले लिया। लड़के ने एकांत में लड़की को देखकर प्रणय निवेदन किया। रोशनी भी इसी की प्रतीक्षा कर रही थी और उसने भी उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया और शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। छोटे शहर के कॉलेज इतने खुले हुए नहीं होते हैं। वहाँ प्रेमी प्रेम का आसानी से मिल नहीं सकते, क्योंकि अगल बगल जितने भी लोग होते हैं वे चिर परिचित होते हैं। ऐसे में रोशनी और वह लड़का चुप चुप कर एक दूसरे से मिलते और अपने प्रेम का इजहार किया करते थे। प्रेम में चुप चुप कर मिलना भी एक मादक संतोष देता है। जहाँ मोहब्बत में डर हो, भय हो, छुपाव हो, वह प्रेम की अहमियत कुछ अलग ही होती है। उस प्रेम का मज़ा कुछ अलग ही होता है। रोशनी और वह लड़का उम्र के उस पड़ाव में थे जहाँ पर ये सब चीज़ें एक सामान्य मानी जाती हैं। उनकी ज़िंदगी एक बेहतरीन ज़िंदगी होने वाली थी, लेकिन समाज को यह मंजूर कहाँ था। कहते हैं कि यह सुगंध ऐसी है जो कभी छुपाई नहीं छुपती। प्रेम की बातें आप कितना भी छिपा लें, लोगों की ज़बान पर आखिर चढ़ी जाती हैं। धीरे धीरे उस लड़की की और रोशनी की चर्चा, उस लड़की रोशनी की और लड़के की चर्चा सब तरफ होने लगती है और सभी लोग रोशनी और उस लड़के को परेशान करने में लगे रहते थे। और ये परेशानी प्रारंभ में केवल मजाक तक सीमित थी। सहपाठी उन दोनों को एक दूसरे का नाम लेकर छेड़ते थे, लेकिन धीरे धीरे जब यह प्रेम और उरूज पर चढ़ा तो लोगों को जलन होने लगी। प्रेम से समाज में लोगों को जलन उत्पन्न हो जाना ये भी एक छोटी और ओछी मानसिकता की बात होती है, लेकिन है। चूंकि लड़का तथाकथित ऊंची कही जाने वाली जाति से आता था और संपन्न भी था, इसीलिए उसका पूरा प्रकरण, फ्रेंड सर्कल भी ऊंची जाति के लड़कों से था। ऐसे में वे सभी लड़के पहले तो उस लड़की का मजाक उड़ाते और फिर धीरे धीरे उससे ये कहने लगे कि तुम रोशनी के जिस्म का फ़ायदा उठाओ, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाओ, लेकिन प्रेम का नाटक मत करो। प्रेम करने के लिए नहीं बनी है, क्योंकि उसकी जाति तुम्हारे मुकाबले बहुत छोटी है। जब भी हम ऐसी बातें देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था कहीं पर नहीं है। लेकिन जैसे ही समाज में प्रवेश करते हैं,
गांव की तरफ जाते हैं, छोटे छोटे कस्बों की तरफ जाते हैं, तो देखते हैं कि हमें जातिवाद का ये जहर खुलकर दिखाई पड़ता है। लड़के के दोस्त लड़के पर दबाव बनाने लगे कि वह रोशनी के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसे छोड़ दे, लेकिन लड़का अपने जीवन के पहले प्रेम में था, पहली मोहब्बत में था। वह ऐसी घटिया चीज सोच भी नहीं सकता था। वह रूहानी होता है, बड़ा पवित्र होता है। जब कोई प्रेम में होता है तो उसके मन में अपने प्रेमी के प्रति गलत ख्याल नहीं आ सकता, और यदि आ रहा है तो वह प्रेम नहीं बल्कि वासना है। लड़का अपने दोस्तों की बातों से इनकार करता रहा। इधर रोशनी की सहेलियां उसे ताना देती थीं। रोशनी भी इन सब तानों को सुन सुनकर सह लेती थी। जब वह इन तानों को सुनने के बाद लड़के के पास जाती थी और लड़के की आंखों में उस जातिवाद का जहर नहीं बल्कि खालिश शुद्ध सोने सा प्रेम दिखाई देता था, तो वह सब कुछ भूल जाती थी। धीरे धीरे उनका प्रेम और भी आगे बढ़ने लगा। अब यह समाज की नज़रों में खटकने लायक हो चला था। वह स्कूल की चार दीवारी तक सीमित न रहकर लोगों के बाजार में आ चुका था, लोगों के बीच घुल मिल चुका था। लड़के के माता पिता को भी पता चलता है। उनकी उम्र लगभग 16-17 वर्ष की थी, इससे अधिक नहीं थी। लड़के की 15 वर्ष और लड़के की 16, 17 या 18। ऐसे में कोई भी माता पिता यह तो नहीं चाहेगा कि उनका लड़का प्रेम या किसी ऐसी चीज़ में पड़े जिससे कि पढ़ाई से उसका मन हट जाए। हालांकि ईश्वर का चमत्कार भी यही है कि इसी उम्र में ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। ऐसे में माता पिता को चाहिए कि वे इसे अच्छे से हैंडल करें, लेकिन उस लड़के के माता पिता या लड़के के माता पिता को इतनी जानकारी नहीं थी। जब लड़के के माता पिता को यह बात पता चली कि उनका लड़का एक तथाकथित नीची कही जाने वाली जाति से प्रेम संबंध रखता है, तो वे अपने लड़के को पहले डांटते हैं, लड़के को मना कर देते हैं। लेकिन इस उम्र में विद्रोह का स्वर सबसे अधिक तीव्र होता है और लड़का पहला विद्रोह अपने घर से ही करना चाहता है। लड़के ने उनकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया। उसे मारा गया, पीटा गया, लेकिन वह किसी भी तरह से नहीं माना। अंततः लड़की के माता पिता को अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, तो वे अपने जात और संपन्नता का रसूख लेकर लड़की के माता पिता के पास चले गए। वे अपने लड़के को कॉलेज को इसलिए नहीं छुड़वाना चाहते थे क्योंकि लड़के की पढ़ाई छुड़वा देना उसके भविष्य को खतरे में डालने के बराबर थी। वे सभी लड़की के घर पहुंच गए। रविवार का दिन था। रोशनी के माता पिता घर पर थे और रोशनी अपने कमरे में पढ़ रही थी। तभी उस लड़की के माता पिता 2-4 लोगों को साथ लेकर वहां पर चले गए और उन्होंने रोशनी के माता पिता से बात करनी प्रारंभ कर दी। उन्होंने कहा कि तुम अपनी बेटी को समझाओ, उसे घर में रखो, वह बिगड़ रही है, वह मेरे लड़के के साथ प्रेम संबंध स्थापित कर रही है। कोई भी माता पिता अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें सुनकर आग बबूला हो ही जाएगा। इसलिए उन लोगों ने भी लड़के के माता पिता को रोष से देखते हुए कहा कि आप ऐसी बातें मेरे सामने कैसे कह सकते हैं। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वह पढ़ी लिखी है, सभ्य है, वह समझती है कि हम किस कीमत से उसे पढ़ा रहे हैं, वह ऐसा वैसा कोई भी काम नहीं कर सकती। तब उस लड़के के माता पिता रोशनी के माता पिता से कुछ ऐसी अपमानजनक बातें कह देते हैं जो किसी के लिए भी गवारा नहीं है। वे कहते हैं कि तुम्हारी जाति की लड़कियां हमारे जाति के लड़कों को इसी तरह बहलाती फुसलाती हैं ताकि उनका विवाह उच्च कुल में हो जाए और वे संपन्न जिंदगी जिए, और तुम्हारी जाति में संपन्नता कहाँ है। वे विवाह करके तुम्हारी ही तरह ऐसे ही गरीबी की जिंदगी जिएंगी। इसलिए तुम्हारी बेटी समझदार होने के साथ साथ चालाक भी है। वह मेरे बेटे पर डोरे डाल रही है और उसे अपने वश में इतना कर चुकी है कि वह हमारी बात तक नहीं मानता। रोशनी के माता पिता से यह सब सुना नहीं गया। उन्हें अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। जैसे ही लड़के के माता पिता वहां से गए, रोशनी के माता पिता ने रोशनी को बुलाया और सारी बात जाननी चाहिए। रोशनी अपने माता पिता से अब तक तो छुपा रही थी क्योंकि उन्हें पता नहीं था, लेकिन जब उन्हें पता चल चुका था तब उनके सामने झूठ नहीं बोल सकी, क्योंकि निर्धनता में बच्चों को पता होता है कि उनके माता पिता उनके लिए कितना परिश्रम करते हैं। रोशनी अपने माता पिता से झूठ नहीं बोल सकी। उसने सच सच बता दिया कि वह उस लड़के से प्रेम करती है। रोशनी के माता पिता इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। वे तथाकथित नीची कही जाने वाली जाति से तो आते ही थे, अनपढ़ थे, तो उन्हें लगा कि उनकी लड़की बिगड़ चुकी है। उन्होंने उसकी पढ़ाई रोक दी।
उन्होंने कहा कि तुम अब स्कूल नहीं जाओगी। तब उस लड़की ने कहा कि आप पढ़ाई न छुड़वाएं, मैं आपकी हर बात मानूंगी। उन्होंने सोचा कि कुछ दिन अगर रोशनी पढ़ने नहीं गई तो हो सकता है कि इनका प्रेम संबंध कम हो जाए और उधर लड़के के माता पिता भी उसे समझा लें, तब इनके बीच में कुछ भी ऐसा नहीं होगा। इसलिए वे जबरदस्ती दबाव डालकर रोशनी को घर में कैद कर देते हैं। इस उम्र में इस तरह के दबाव से अपने प्रेम के बिछड़ जाने के कारण रोशनी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, उसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है। लेकिन यहीं पर अशिक्षा अपना काम कर देती है। लड़की के माता पिता, रोशनी के माता पिता जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें लगता है कि हमारी लड़की पर किसी भूत प्रेत का साया है। हो सकता है लड़के वालों ने मेरी लड़के के ऊपर कुछ कर दिया है, इसलिए बहकी बहकी बातें करती है और इसका व्यवहार इतना एबनॉर्मल, असामान्य होता जा रहा है। इसलिए मनोचिकित्सक के पास ना ले जाकर उस लड़की को एक तांत्रिक के पास ले जाते हैं। हमारे गांव में आज के समय में आज भी जब विज्ञान का विकास इतना अधिक हो चुका है, मोबाइल के द्वारा घर घर में सारी चीज़ें पहुंच चुकी हैं, लेकिन फिर भी लोग तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सब पर भरोसा तो करते हैं। लेकिन वास्तव में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन सामान्यतः ये चीज़ें लोगों के बीच में ना पाई जाती हैं, बल्कि जंगलों में बाहर, जहाँ तंत्र मंत्र का प्रभाव अधिक है। सबसे ज़्यादा तंत्र मंत्र कामाख्या पीठ असम में है। बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा जादू, तंत्र मंत्र, टोना टोटके होते हैं। लेकिन कुछ लोग इसे अपना एक व्यवसाय भी बना लेते हैं, जिन्हें तंत्र मंत्र बिल्कुल आता भी नहीं है। वे अपनी ही जाति के एक तांत्रिक के पास जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, लगता है कि हमारी लड़की पर कोई भूत प्रेत का साया है। ओझा, तांत्रिक बाबा, चमत्कारी बाबा, ये सब इसी चक्कर में रहते हैं कि कोई उनके पास खुद चल कर आ जाए, क्योंकि उनके पास कोई खुद चलकर आता है तो उसे बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है। तांत्रिक बाबा को एक नया मुर्गा मिल चुका था, वे उसका दोहन करने के फिराक में लग गए। तांत्रिक ने लड़की के माता पिता से पैसे की मांग की और तंत्र क्रियाएं करनी आरंभ कर दी। इधर वक्त गुजरता चला जाता है, तांत्रिक अपनी क्रियाएं करता है, लड़की के माता पिता से पैसे मांगता, लेकिन रोशनी के व्यवहार में कोई फर्क नहीं आ रहा था। एक पढ़ने लिखने वाली लड़की, एक दिमाग की अच्छी लड़की, केवल इस कुंठा में खराब होती जा रही थी कि उसे पढ़ने से रोक दिया गया है। प्रेम द्वितीय चीज थी, लेकिन वह पढ़ाई प्राथमिकता में थी, लेकिन उसे पढ़ने से रोक दिया गया। उसके साथ ही कहीं ना कहीं यह बात भी चल रही थी कि उसके माता पिता उसे गलत समझने लगे। रोशनी का इलाज बहुत सामान्य था, उसे किसी मनोवैज्ञानिक को, मनोचिकित्सक को दिखाना था, उसकी बात सुननी थी, उसे भरोसा दिलाना था कि तुम्हारी पढ़ाई जारी रहेगी, तुम्हारे माता पिता तुम्हें गलत नहीं समझते हैं, बस रोशनी ठीक हो सकती थी। लेकिन उसके माता पिता को इतनी समझ नहीं थी, वे सोच रहे थे कि रोशनी पर कोई भूत प्रेत का साया है और तांत्रिक बाबा धीरे धीरे इसे ठीक कर देंगे। लेकिन तांत्रिक उनसे पैसे लेता रहा और रोशनी पर उसकी क्रियाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब आप एक निर्धन व्यक्ति से कितनी आशा कर सकते हैं? तांत्रिक अपनी क्रियाएं करता और रोशनी के माता पिता से पैसे मांगता जाता, लेकिन धीरे धीरे रोशनी के माता पिता के पास पैसे देने की क्षमता समाप्त हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा कि इस तांत्रिक से कुछ होने वाला है नहीं, अब वे चिंतित रहने लगे। इधर तांत्रिक को भी समझ में आ गया कि वह बहुत समय तक इनसे पैसे नहीं ले सकता, इसलिए उसने पैसे की जगह कुछ और वसूलने की सोच ली। उसने देखा कि रोशनी बहुत ही सुंदर है और ऐसे लोग जिनकी मानसिकता बलात्कार करने वाली होती है, वे सुंदरता, उम्र और कपड़े आदि नहीं देखा करते। ये सारी चीज़ें जो तर्क के रूप में कही जाती हैं कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं, ऐसे घर से निकलती हैं, ऐसे घर से हैं, ये सब कहने की बातें हैं। जिनकी मानसिकता ही बलात्कारी हो, वे अपना शिकार आखिरकार ढूंढ ही लेते हैं। तांत्रिक उस लड़की में अपना शिकार देखने लगा था। उसने रोशनी के माता पिता से इस बात को कन्विंस कर लिया कि एक आखिरी पूजा होनी बाकी है, जिसमें उसके कमरे पर केवल तांत्रिक और वह लड़की उपस्थित रहेगी और कोई भी नहीं रहेगा। रोशनी के भोले भाले माता पिता तांत्रिक की इस बात पर विश्वास कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि तांत्रिक जो भी कह रहा है सच्ची कह रहा होगा। एक आखिरी ही पूजा की तो बात है, केवल रात भर की बात है। वे सभी
तांत्रिक के घर पर अपनी बेटी को लेकर शाम को पहुंच जाते हैं। तांत्रिक का घर गांव से थोड़ा सा दूर हटकर सुनसान में था। शायद उसने ऐसा घर इसलिए बनाया था कि उसका रसूख बन सके, कि लोग समझ सकें कि वह बहुत बड़ा तांत्रिक है। उसी सुनसान घर में तांत्रिक ने रोशनी को उसके माता पिता के साथ बुलाया। जब शाम गहराने लगी तो उसके माता पिता से कहा कि आप अपने घर जाइए, मैं इस लड़की की अकेले में चिकित्सा करूंगा, इस लड़की के साथ तांत्रिक क्रियाएं करूंगा। रोशनी के भोले भाले माता पिता घर लौट आए और सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगे। इधर तांत्रिक रोशनी के साथ जबरदस्ती करने लगा। जब रोशनी ने इसका विरोध किया तो तांत्रिक ने कहा कि मैं अपनी तंत्र क्रियाओं द्वारा तुम्हारे माता पिता की हत्या कर दूंगा। एक लड़की जो इसीलिए मनोविकार से ग्रसित थी कि उसके माता पिता उसे गलत समझते हैं, वह कैसे बर्दाश्त कर पाती कि उसके माता पिता को कोई मार दे। वह चुप रहने को विवश हो जाती है और उसके बाद पूरी रात वह तांत्रिक उसके साथ बलात्कार करता रहता है। रोशनी पूरी रात मुंह नहीं खोलती है, चुप रहती है और सब कुछ चुपचाप सहन कर लेती है। जब वह घर आती है तो किसी से कुछ भी नहीं कहती है, वह गुमसुम रहने लगती है। जहाँ पर रोशनी तांत्रिक के पास जाने से चुलबुली थी, कुछ बोला करती थी, जैसे कि रोशनी के माता पिता भूत प्रकोप समझते थे, वह रोशनी अब एकदम गुमसुम रहने लगी, चुपचाप रहने लगी। जब भी उसे खाने को दिया जाता खा लेती और जब कहा जाता तो कर देती। उसकी चुप्पी, उसका गुमसुम रहना, रोशनी के माता पिता को यह लगने लगा कि यह लड़की अब ठीक हो चुकी है। तांत्रिक की आखिरी क्रिया सफल रही, लेकिन रोशनी अंदर ही अंदर घुट रही थी। और फिर एक रात रोशनी ने अपनी चुप्पी में ही आत्महत्या कर ली। वह अपने गले में फंदा डालकर झूल गई। रोशनी की मौत पर गांव वालों में हलचल हुई, बहुत सारी बातें हुई और ये भी पता चला कि रोशनी एक रात के लिए तांत्रिक के यहाँ थी। बहुत सारे लोग तांत्रिक के बारे में भी जानते थे कि फर्जी है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। उधर माता पिता को ऐसा लगा कि रोशनी भूत प्रेत की वजह से ही उसने आत्महत्या कर ली। ये बात आई गई हो गई। उस तांत्रिक पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई, ना ही गांव वालों ने तांत्रिक के खिलाफ कुछ ऐसी बातें कहीं जिससे ऐसा लगे कि तांत्रिक पर इसका कोई प्रभाव पड़ा है। वह अपनी ही दुनिया में मस्त था। इधर रोशनी अपनी दुनिया छोड़ चुकी। लेकिन अब इस घटना को बीते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था कि उसी सुनसान सड़क पर रात में अपने घर लौटते हुए तांत्रिक की मौत हो जाती है और वह भी रहस्यमय तरीके से मर जाता है। तांत्रिक अपनी ही सड़क पर अपनी ही मोटरसाइकिल के नीचे दबकर मरा हुआ था। कहीं भी ऐसा निशान नहीं था जहाँ पे किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हो, तांत्रिक नशे में हो या किसी वाहन ने या किसी जानवर ने उसे टक्कर मारी हो। ऐसा कोई भी निशान या सबूत नहीं मिला, लेकिन लोग आज भी उसके बारे में ये बात करते हैं कि वो बदला रोशनी ने लिया था। रोशनी ने ही तांत्रिक को तबाह कर दिया। गांव वाले कहा करते थे कि रोशनी की आत्मा अतृप्त थी, असंतुष्ट थी, क्योंकि उसे मारने वाला खुलेआम घूम रहा था। इसलिए उसने उस तांत्रिक को मार डाला और उसने अकेले में अपना बदला ले लिया। तांत्रिक को उसी ने मारा और उसके ऊपर उसी की मोटरसाइकिल चढ़ा ली। हालांकि अगर भौतिक रूप से देखें तो ऐसा हो सकता है कि उस सुनसान रास्ते पर अपनी घर की तरफ जाते हुए तांत्रिक को किसी ने टक्कर मार दी हो या तांत्रिक कोई पुराना दुश्मन रहा हो जिसने उसकी हत्या कर दी और उस हत्या को एक ऐसा रूप दिया जिससे यह लगे कि यह कोई रहस्यमयी मौत है। और ताज़ा ही रोशनी वाली घटना हुई थी, इसलिए गांव के भोले भाले लोग उसकी हत्या को या उसके एक्सीडेंट या मृत्यु को रोशनी की आत्मा से जोड़ने लगे थे। अब चाहे बात जो भी हो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि तांत्रिक ने रोशनी के साथ जो किया था उसका प्रतिफल उसे ईश्वर ने तत्काल दे दिया था। यदि कोई आम आदमी कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो इसमें ऐसा नहीं था कि उसे किए का फल ना मिलता। ईश्वर ने उसके किए का फल तत्काल ही उसे प्रदान कर दिया। तो इस कहानी से हमें 2-3 चीज़ें समझनी चाहिए कि पहली बात, किसी को भूत प्रेत आदि की बाधा है तो उसे आप
यकीनन पहले मत मानिए, पहले आप उसे मनोचिकित्सक को दिखाइए। और मनोचिकित्सक के पास जाना कोई पागल होने की निशानी नहीं है, क्योंकि अक्सर हम कई बार जिंदगी की चिंताओं में, कुंठाओं में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर हम उस समय पे दिमाग के डॉक्टर के पास चले भी जाते हैं तो इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। दूसरी बात, आप जातिवाद के जहर से बाहर निकलिए, ज़मीन की सच्चाई को स्वीकार करिए और अगल बगल के लोगों को प्रोत्साहित कर दिए कि जातिवाद के जहर से बाहर निकलें। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल अगली कहानी के साथ शाम 6 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।